हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एपोप्टोसिस से। तो हमने पहले नेक्रोसिस पढ़ लिया था। अब मेन जब हम एपोप्टोसिस पढ़ते हैं तो हमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस देखना होता है। तो नेक्रोसिस हमने पढ़ा था, नेक्रोसिस होता है पैथोलॉजिकल सेल डेथ, है ना। और जो एपोप्टोसिस होता है ये फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल दोनों आते हैं इसमें, है ना। होता क्या एपोप्टोसिस नॉर्मली सेल डेथ ही होता है, लेकिन सेल डेथ की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों फॉर्म्स एपोप्टोसिस में इंक्लूडेड होती हैं। अब जैसे कि फिजियोलॉजिकल क्या होता है, पैथोलॉजिकल क्या होता है, हम सबको पता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और पैथोलॉजिकल मतलब जो किसी डिजीज कंडीशन में आता है। ठीक है, अब एक बार एपोप्टोसिस वर्ड को लेके चलते हैं। तो एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। ठीक है, तो सिंपली इसने रेफर कर दिया कि सेल डेथ ही होता है टाइप ऑफ। अब हम देखेंगे इसमें एपोप्टोसिस हो रहा है तो उसमें मेन रोल किसका रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल रहता है एपोप्टोसिस में। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम, जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है वो होती है कि कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब जब भी एपोप्टोसिस नाम आता है तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ तो रहता ही है, साथ ही हमें कैस्पेज डिपेंडेंट भी याद रख लेना है कि कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। अब कैस्पेज क्या होता है, तो टर्म से ही पता चलता है, जिसके आगे एज लग जाता है वो एक एंजाइम हो जाती है। ठीक है, तो कैस्पेज एक एंजाइम है। अब बनी कैसे है ये, तो सी से याद रखना, सिस्टीन रेसिड्यूज, सिस्टीन के रेसिड्यूज से बनती है। और एक्ट किस पे करती है ये, इट ब्रेक्स एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज। ये भी कैस्पेज नाम से ही पता चल रहा है आपको, सी फॉर सिस्टीन, ए फॉर एस्पार्टिक और एज फॉर एंजाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस एक्टिव प्रोसेस होती है कि पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब इसमें एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एपोप्टोसिस होती है एक एक्टिव प्रोसेस, मतलब इसमें एटीपी यूजेज रहता है। ठीक है, अब एक मेन चीज हमने नेक्रोसिस में पढ़ी थी कि नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल सेल डेथ एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन। और हमने वहां पे भी पढ़ा था कि बहुत जरूरी होता है ये टर्म कि इन्फ्लामेशन रहता है। एपोप्टोसिस में यही मेन चीज है कि एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं रहता, नो इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब हम एक बार के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। हमने फिजियोलॉजिकल की बात कर ली, पैथोलॉजिकल की कर ली, तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे, जब बचपन में हैंड एंड फिंगर फॉर्मेशन हो रहा होता है तब फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होता है। मतलब स्टार्टिंग में जब हाथ बनते हैं तो वही रहता है ना कि छोटी छोटी डिजिट्स निकलती हैं पाम के अराउंड, और फिर वो बढ़ती है और बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल मतलब सेल लो आपकी, सेल का ग्रुप था, बीच में से सेल्स की डेथ हो गई, एपोप्टोसिस हो गया, तो फिंगर्स बनी। अब पैथोलॉजिकल में एग्जाम्पल रहता है जैसे कि साइटोइड बॉडीज। साइटोइड बॉडीज हमें देखने को मिलती है लाइकेन में। इसके अलावा काउंसिलमैन बॉडीज, हेपेटाइटिस के केस में काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल के एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, न्यूट्रोफिल क्लियरेंस भी फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस के एग्जाम्पल रहते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि एपोप्टोसिस होता क्या है। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है, तो मैकेनिज्म। तो एपोप्टोसिस में मेन दो स्टेप्स रहते हैं, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन। ये तो टर्म्स को हमें पता ही है, टर्म्स का मतलब तो इनिशिएशन मतलब कैसे स्टार्ट हुई, और एग्जीक्यूशन मतलब उसे सेल पे एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, और फिर सेल की डेथ होना। इनिशिएशन में भी अब जब हम पढ़ते हैं तो दो टाइप्स आते हैं, मतलब दो पाथवे को फॉलो करता है इनिशिएशन। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वर्ड से ही पता चल रहा है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, तो ये विद इन द सेल होता है। विद इन द सेल हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोल दिया।
दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ सेल सारी प्रोसेसेस होती है, मतलब जो भी मैकेनिज्म होगी वो सरफेस ऑफ सेल पे होगी। इसे हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मानो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट कब होता है, जब कोई सेल स्ट्रेस से गुजर रही होती है ना, तो व्हेन अ सेल अंडरगो स्ट्रेस, तो कुछ स्ट्रेस सेंसर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस सेंसर्स के नाम याद रखने हैं हमें, बिम, बिड, बैड, नॉक्सा और प्यूमा। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेस सेंसर्स है। अब सेल स्ट्रेस में गई, ये सारे के सारे स्ट्रेस सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। स्ट्रेस सेंसर्स ने क्या किया, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को तो बढ़ा दिया और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स को घटा दिया। अब ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर मतलब जो एपोप्टोसिस से पहले रिलीज हो रहे हैं, जो एपोप्टोसिस को बढ़ावा देंगे, और एंटी एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोसिस को कम करेंगे। अब हमें करवानी है एपोप्टोसिस है, तो प्रो एपोप्टोटिक को बढ़ा दिया, एंटी एपोप्टोटिक को कम कर दिया। अब जैसे कि देखो, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने अभी अभी देखा था। प्रो एपोप्टोटिक क्या होता है, स्मैक और डायब्लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी। अब ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये बाइंड होता है APAF1 के साथ। APAF क्या है, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया एपोप्टोजोम। और ये एपोप्टोजोम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीजी में भी, एपोप्टोजोम क्या होता है, तो व्हील लाइक हेक्सामर इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और एपोप्टोसोम में वो स्ट्रक्चर होता है जो बाद में एक सेल को मतलब डेड करवाता है। जैसे फैगोसाइटोसिस होता है, वहां पे फैगोजोम बनता है। इफेरोसाइटोसिस हम पढ़ेंगे, वहां पे इफेरोजोम बनता है। तो ऐसे ही इधर एपोप्टोजोम बनता है। ठीक है, अब इस एपोप्टोजोम का फंक्शन क्या है, तो ये एपोप्टोजोम प्रोकैस्पेज 9 को कन्वर्ट करेगा कैस्पेज 9 में। कैस्पेज हमने देखा था पहले कि एक एंजाइम है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन जो रहता है ना, उसमें रोल होता है कैस्पेज 8, 9 और 10 का, और एग्जीक्यूशन स्टेप में रोल रहता है कैस्पेज 3, 6 और 7 का। ठीक है, तो इसने कैस्पेज 9 को, प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में एक्टिवेट करवा दिया। उसके बाद में इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा पाथवे था अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या रहता है कि जैसे मान लो कोई सेल है, ये वो सेल है जो मरना चाह रही है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा CD95 और फैस। ठीक है, और जो इसे सपोर्ट करने वाली टी सेल होगी ना, उस पर प्रेजेंट होगा CD95 लिगेंड और फैस लिगेंड। अब जब भी हमें एपोप्टोसिस करवानी है तो ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95 देखने को मिलेगा। ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95 हुआ, इसने एक्टिवेट करवाया FADD। ये क्या है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, अब ये किस पे एक्ट करेगा, जो बचे हुए कैस्पेज है, प्रोकैस्पेज 8 और 10 पे। प्रोकैस्पेज 8 और 10 को ये कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 8 और 10 में। ये वही इनकी एक्टिव फॉर्म्स होती है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन रहती है, ऐसा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें भी देखो, एक जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक, तो इसे रोकने के लिए भी एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो इसमें रहता है फ्लिप। फ्लिप, ठीक है, ये इसका एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है। अब जैसे पिछले में इंट्रिंसिक में अपने देखा था कि प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े। तो प्रो एपोप्टोटिक होते हैं P53, बैक, बैक्स और BCL एक्सिस।
एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स के एग्जाम्पल होते हैं BCL2, MCL1 और BCLXL। अब ये थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि एंटी में सारे L से एंड कर रहे हैं ना, BCL2, MCL1, BCLXL। और प्रो एपोप्टोटिक में P53, बैक्स और BCLXS, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन स्टेप में। एग्जीक्यूशन क्या है देखने को मिल रहा है, पहले इनिशिएशन हो रहा है फिर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा इनिशिएशन के बाद। डिपेंड किस पे कर रहा है, कैस्पेस 3, 6 और 7 पे। अब इस स्टेप में क्या होगा, 3 एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब एपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, बन जाएंगी छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज। अब ये एपोप्टोटिक बॉडीज क्या करेंगी, ईट मी सिग्नल जनरेट करेंगी। ईट मी सिग्नल, ईट मी सिग्नल क्या होता है कि ये फेगोसाइटोसिस के लिए सिग्नल दे रही है, मतलब ये मैक्रोफाज को बता रही है कि हाँ हमारी डेथ हो चुकी है, अब हमें खा लो। ईट मी सिग्नल्स, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें जो हमने एंजाइम्स देखी, इसमें एक एंडोन्यूक्लियस के बारे में छोटी सी चीज होती है कि ये डीएनए को कट करती है अंदर से, 180 to 200 बेस पेयर्स की डिस्टेंस पे उसे कट करती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम देखते हैं एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ईफेरोसाइटोसिस। देखते हैं कि ईफेरोसाइटोसिस क्या होता है। तो देखो अभी क्या हुआ, एपोप्टोटिक बॉडीज बनी है ना, हमने बात की थी। एपोप्टोटिक बॉडीज ने क्या किया, ईट में सिग्नल जनरेट किया। अब वो जो ईट में सिग्नल आता है वो एक्सप्रेस होते हैं C1q, थ्रोम्बोस्पोंडिन और फॉस्फेटिडिल सेरिन के रूप में। मतलब ये सिग्नल जब मैक्रोफाज के पास आ गया, उससे पता चल गया कि हाँ अब इस सेल का फेगोसाइटोसिस करना है। फॉस्फेटिडिल सेरिन एक ऐसी चीज होती है जो नॉर्मली भी सेल में प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेल की जैसे 2 लीफलेट्स होती है, इनर लीफलेट आउटर लीफलेट, लीफलेट में। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉस्फेटिडिल सेरिन हमें आउटर लीफलेट में देखने को मिले, इसका मतलब हो चुकी है फॉस्फेटिडिल सेरिन फ्लिपिंग, जिसे हम पीएस फ्लिपिंग बोलते हैं ना। और पीएस फ्लिपिंग इंडिकेशन होता है ईफेरोसाइटोसिस का। ठीक है, अब वो ऐसा रहता है कि कई बार पीएस फ्लिपिंग में डिसऑर्डर हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्कॉट सिंड्रोम, डिफेक्ट को। क्या अब क्या करेंगे, मैक्रोफाज आएंगे और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे ईफेरोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब ऐसा रहता है कि हमने पीएस फ्लिपिंग में डिफेक्ट की बात कर ली, स्कॉट सिंड्रोम हो गया। इफेरोजोम में कोई डिफेक्ट आएगा। ठीक है, इफेरोजोम क्या होता है, जब मैक्रोफेज उसे एंगल्फ कर लेती है, जो तब जो चीज बनती है उसे बोलते हैं इफेरोजोम। उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं। तो डिफेक्ट्स इन इफेरोजोम, ये होता है एसिली, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टेसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब हम जब ये सब पढ़ लिया ना हमने, तो ये बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कैंसर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स क्या करती है, रैपिड डिवीजन करती है, मतलब वो डेथ नहीं होती वहां पे सेल की, तो वो क्यों नहीं होती। तो इसका रीजन ये रहता है, जैसे नॉर्मल सेल ने क्या किया, ईट मी सिग्नल जनरेट किया, कैंसर सेल्स में ये रहता है कि कैंसर सेल्स रिलीज करती हैं डू नॉट ईट मी सिग्नल। ठीक है, इस वजह से उसका फेगोसाइटोसिस नहीं होता। अब जैसे हमने C1q थ्रोम्बोस्पोंडिन पीएस की बात कर ली थी कि वो ईट में सिग्नल होता है, ऐसे ही डू नॉट ईट में सिग्नल होता है CD47, और ये CD47 मैक्रोफाज को एनगल्फ नहीं करने देता कैंसर सेल्स को। ठीक है, अब थोड़े से इंडिकेशंस ऑफ एपोप्टोसिस देखेंगे हम कि उसके मार्कर्स क्या क्या होते हैं।
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसे, है ना। तो पहला रहता है एनेक्सिन 5, एनेक्सिन बी। ये क्या रहता है, पीएस फ्लिपिंग का मार्कर। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एपोप्टोसिस हुआ है कि नहीं। फिर एपोप्टोसिस का मॉलिक्यूलर मार्कर, तो मॉलिक्यूलर मार्कर हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, CD95 होता है, CD95 और फेस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म तो हो जाता है पिंक और न्यूक्लियस रह जाता है ब्लू, और सेलुलर श्रिंकेज भी होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टेन, कि इसके लिए स्टेन कौन सा यूज करते हैं एपोप्टोसिस के लिए, तो वो होता है टनल स्टेन। टनल की फुल फॉर्म रहती है TDP, TDTP, DUTP, निक एंड लेबलिंग, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब एपोप्टोसिस है, अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब नेक्रोसिस है। इसके बाद में रहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं किसी सेल का, और अगर उसमें स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलता है, इसका मतलब वो एपोप्टोसिस है। और स्टेप लैडर पैटर्न नहीं देखने को मिला तो सेल डेथ ही है, ठीक है। क्योंकि नेक्रोसिस में भी आपको स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलेगा और एपोप्टोसिस में भी स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलेगा। एक स्मीयरिंग अलग चीज होती है, स्मीयरिंग आपको सिर्फ नेक्रोसिस में देखने को मिलती है। स्मीयरिंग इज सीन ओनली इन नेक्रोसिस, और ये स्टेप लैडर पैटर्न इन बोथ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो ये हो गया एपोप्टोसिस कंप्लीट। ये इंडिकेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन था। थैंक यू।